जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी ये हमारी पहली क्लास रहेगी और पेपर वाइज है वो अपन साइंस के क्वेश्चन करते जाएंगे भी। जिस प्रकार से हमने ग्रुप डी के कंप्लीट किए हैं पेपर वाइज, जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने आपको पेपर वाइज करवाया। उसके बाद में एएलपी में 15 पारियों के अंदर पेपर हुए थे और पेपर वाइज है एएलपी वाला भी हमने साइंस के पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और इसी तरीके से अपन है वो ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पहली क्लास रहेगी, तो जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें भी। और आज अपन इस क्लास में हमारी जो सेशन रहेगा वो रहेगा 20 दिसंबर 2024। दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और अभी तक इसके अंदर है वो हमने 60+ जो पेपर है टेस्ट है वो अपलोड कर रखे हैं भी, ठीक है। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। शुरू करते हैं आज का सेशन और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का आपको चयन करना है। तो प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? त्वरण बोला जाता है। प्रति एकांक समय में यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? समय बोला जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये वेग समय के साथ नहीं बदलता, वेग समय के साथ नहीं बदलता है उसे असमान गति बोलते हैं। वेग है वो समय के साथ में नहीं बदलेगा तो उसे असमान गति बोलेंगे। और उसके बाद में वेग समय के साथ बदलता है तो उसे एक समान गति बोलेंगे। वेग है वो समय के साथ में बदलता है तो उसे एक समान गति बोलेंगे नहीं। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति असमान त्वरण है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की जो गति है वो क्या है? असमान त्वरण है। तो वो एक प्रकार से मुक्त रूप से कोई पिंड गिर रहा है यानी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो वो क्या समय के साथ में अपना वेग है वो परिवर्तन कर रहा है भी। समय के साथ में जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है उसी तरीके से वो अपना वेग भी क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है, वेग भी चेंज कर रहा है। यानी स्टार्टिंग में उसको हमने छोड़ा और जैसे जैसे वो क्या है धरती की तरफ आता जाएगा, जैसे जैसे वो क्या पृथ्वी की तरफ आता जाएगा तो उसका वेग भी क्या है? बढ़ता जाएगा भी, क्योंकि उनके बीच की दूरी कम हो जाएगी। बीच की दूरी कम हो जाएगी तो वो वेग है वो उसका ज्यादा हो जाएगा भी। तो ये असमान त्वरण नहीं होता, समान त्वरण होगा भी मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति। अब यहां पे प्रति एकांक समय, इसमें देखो प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। वेग समय के साथ नहीं बदलता है तो उसे असमान गति बोलते हुए, तो ये भी बात गलत है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? पहला ही ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। वेग समय के साथ में बदलता है, वेग समय के साथ में बदलेगा तो उससे अपन क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे भी, असमान गति न थोड़ी बोलेंगे। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। ये क्वेश्चन आपका एएलपी में भी करवा चुका हूं और ग्रुप डी के अंदर भी करवा चुका हूं और ये आपका ग्रेड 3 टेक्नीशियन में भी आ गया है। विखंडन के ये तरीके किस प्रोटोजोआ में देखे गए हैं? तो किसी भी तल के अंदर विभाजन का मतलब क्या होता है?
भी जैसे यहाँ पे लेशमानिया है, प्लाज्मोडियम है और हाइड्रा है, इनमें क्या है, एक विशेष स्थान होता है विभाजन होने का। वो लेशमानिया है, लेशमानिया या तो ऊपर से विभाजित होगा, इस प्रकार से होता है। लेशमानिया की जो आकृति है वो इस प्रकार से आकृति होती है इसकी। तो लेशमानिया या तो ऊपर से डिवाइड होगा या फिर नीचे से डिवाइड होगा, ठीक है। बाकी बीच में से इस प्रकार से विभाजित नहीं हो सकता, ठीक है। प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम के अंदर इस प्रकार से सिस्टर्नी झिल्ली होती है भी, ठीक है। इसके अंदर है वो क्या होता है, केंद्रक होता है और केंद्रक विभाजित होता है भी, केंद्रक विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रक बना लेता है। और जैसे ही केंद्रक का विभाजन पूर्ण हो जाता है उसके बाद में जो बाहरी झिल्ली है, सिस्टर्नी झिल्ली है, ये क्या है, लुप्त हो जाती है। और लुप्त होने के बाद में ये इनके जो प्रत्येक केंद्रक है, इनका जो प्रत्येक केंद्रक है वो क्या है, एक नया प्लाज्मोडियम तैयार कर देता है भी, ठीक है ना। तो प्लाज्मोडियम के अंदर है वो बहुविखंडन होता है भी, लेशमानिया के अंदर है इसमें द्विखंडन होता है भी, द्विखंडन होता है। और हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होता है भी, मुकुलन के द्वारा होता है। और हाइड्रा में भी एक विशेष स्थान होता है, वहीं से हाइड्रा है वो अपना एक नया हाइड्रा तैयार करता है भी, ठीक है। तो इसमें भी जनन है वो मुकुलन के द्वारा होता है, लेकिन एक विशेष स्थान पे होता है। लेकिन एक अमीबा है ना, ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसके अंदर इस प्रकार से ये अमीबा इस प्रकार से होता है भी। अब अमीबा को किसी भी तल में काट दो आप, इस प्रकार से काटोगे तो ये एक, इसका जो ये भाग है वो एक नया जीव बन जाएगा, इधर वाला भाग है वो एक नया जीव बन जाएगा। इस प्रकार से काट देंगे तो भी ये एक नया जीव बनेगा भी, और इस प्रकार से कट कर देंगे तो भी एक नया जीव बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है भी इनका जो कोशिका का जो विभाजन है वो किसी भी तल में हो सकता है भी, ठीक है। तो यहाँ पे अमीबा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अमीबा के अंदर भी क्या होता है भी, द्विखंडन होता है भी, द्विखंडन होता है। और वैसे अपन थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, जैसे अमीबा है, अमीबा युगलिना, अमीबा युगलिना, पैरामीशियम और जीवाणु, पैरामीशियम व जीवाणु इनके अंदर द्विखंडन होता है भी, द्विखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में मैंने आपको बता दिया बहुखंडन होता है, हाइड्रा में, और हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होता है भी। हाइड्रा और अपन बोल सकते हैं युगलिना, इनमें क्या है, एक प्रकार से मुकुलन के हाइड्रा प्लस में हाइड्रा व प्लेनेरिया, हाइड्रा और प्लेनेरिया इनमें पुनर्जनन के द्वारा होता है, पुनर्जनन के द्वारा है वो जनन होता है भी, ठीक है। और एक प्रकार से कवक के अंदर चिल बीजाणुओं के द्वारा होता है, कवक है ना, कवक के अंदर जो जनन होता है वो चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं स्पंज की, स्पंज में जेम्यूल के द्वारा है वो स्पंज में होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है भी नीचे दी गई निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया है वो बेरियम आयोडाइड के साथ में करवा दी, ठीक है। तो क्या बना, पोटेशियम आयोडाइड बन गया और बेरियम ब्रोमाइड बन गया। अब यहां पे अभिकारकों के बीच में क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। पोटेशियम के साथ में क्या भी ब्रोमाइड है, ये जो ब्रोमाइड है यानी ब्रोमीन है, ये किसके साथ में चला जाएगा, बेरियम के साथ में चला जाएगा। और बेरियम के साथ में आयोडाइड है यानी आयोडीन है, और ये आयोडीन है वो किसके साथ में आ जाएगा, पोटेशियम के साथ में आ जाएगा। तो पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा और बेरियम ब्रोमाइड बन जाएगा। और बेरियम ब्रोमाइड है ये सफेद रंग का एक प्रकार से अविल्य अवक्षेप होता है भी, अविल्य अवक्षेप होता है, ये चीज ध्यान में रखना भी आप, ठीक है। तो यहां पे कौन सी अभिक्रिया है, तो अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वहां पे द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है भी, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप बनेगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अवक्षेप बनता है, ठीक है, अवक्षेप बनेगा। और दूसरी बात रंग बदलेगा, ये चीजें ध्यान में आ गई।
विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में होता है भी ज्यादा अभिक्रियाशील जो तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर दे, तो वहां पे आपकी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होती है भी, एकल अभिकर्मक, जैसे अपने पास में दो या दो से नहीं, एकल अभिकर्मक नहीं, दो या दो से अधिक अभिकर्मक, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड अपने पास में, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, और इसके अंदर जब अपन जल मिलाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और प्लस में H2O यानी जल बन जाता है, ये चीजें बन जाती हैं। तो यहां पे जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, अरे जल कैसे बनेगा यार, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, प्लस में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकल जाती है भी, ठीक है। तो ये बुझा हुआ चूना बनेगा और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वहां पे आपकी संयोजन अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया, जब एकल अभिकर्मक उष्मा पाकर के दो या दो से अधिक अभिकारकों का, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वहां पे आपकी वियोजन अभिक्रिया होती है। जैसे AgCl सिल्वर है, AgCl सिल्वर क्लोराइड है, ये सूर्य के प्रकाश में जब इसको खुला छोड़ देंगे तो इसमें Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन है वो अलग हो जाएगा भी, ठीक है। तो यहां पे आपका पहला ही ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है भी निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है। तो निषेचन के लिए प्रजनन अंग कौन सा आवश्यक है, तो एक तो आपका परागकण आवश्यक है भी, परागकण आवश्यक है, और एक आपका बीजांड आवश्यक है, तो यहां से अपन परागकण है इसकी तुलना है वो मानव शुक्राणु से कर सकते हैं, मानव शुक्राणु, और बीजांड है इसकी तुलना है वो मादा अंडाणु से कर सकते हैं, ठीक है। बीजांड है वो जैसे ही विकसित हो जाएगा, बीजांड किसमें विकसित होगा, तो बीज में। बीजांड है वो बीज में विकसित होता है, और बीजांड होता कहां पे है, तो ये अंडाशय के अंदर होता है, और अंडाशय है वो किसके अंदर विकसित होगा, तो अंडाशय बड़ा होकर के फल के अंदर विकसित हो जाता है। ये क्वेश्चन दोनों ग्रुप डी के अंदर और ALP के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं। बीजांड किसमें विकसित होता है, तो बीज में, और अंडाशय वो किसमें विकसित होता है, तो फल में, ठीक है। तो मानव शुक्राणु की तुलना है वो, यानी पराग कणों की जो तुलना है वो मानव शुक्राणु से की गई है, और बीजांड की जो तुलना है वो मादा अंडाणु से की गई है। तो ये जो पुष्प का मादा जनन अंग है, ठीक है, और यहां पे ये पुष्प का नर जनन अंग हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई, तो यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी, जब हम एक बस में ड्राइवर की ओर मुख करके खड़े हैं और बस अचानक सीधी दिशा में चलने लगती है तो हम किस ओर गिरते हैं। तो यहां से देखो भी, जैसे बस खड़ी है, एक बस खड़ी है इस प्रकार से, और इस बस के अंदर है वो अपन खड़े हैं, बस भी एकदम स्थिर अवस्था में खड़ी है और हम भी क्या है भी बस के अकॉर्डिंग स्थिर अवस्था में खड़े। तो यहां पे हम स्थिर अवस्था में खड़े हैं तो हम स्थिर अवस्था में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन बस अचानक चल रही है, बस अचानक क्या है आगे चल जाए, भी सीधी दिशा में चलने लगे, तो क्या होगा भी हमारा शरीर है वो स्थिर अवस्था में ही बना रहने की कोशिश करेगा। लेकिन बस चल जाए, बस चलने लग जाए तो बस क्या है गतिशील अवस्था में हो जाएगी, गतिशील अवस्था में हो जाएगी तो बस के अकॉर्डिंग है वो हमारा शरीर भी क्या हो जाएगा भी गतिशील होगा, तो उस गतिशील का हमारा शरीर है वो विरोध करेगा। तो आपको पता है भी ये नियम कौन सा है, तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम बोलते हैं। जड़त्व का नियम क्या बोलता है भी, जब हम अगर गतिशील अवस्था में हैं तो कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील ही रहने की कोशिश करेगी, और अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहने की कोशिश करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, ठीक है। तो यहां पे जब बस आगे चलेगी तो हम किस साइड में पड़ेंगे, किस साइड में गिरेंगे,
तो हम पीछे की साइड में गिरेंगे भी। आगे की ओर बस चलेगी तो हम पीछे की दिशा में या फिर पीछे की साइड में गिरेंगे, तो पीछे की ओर, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन के लिए सही स्पष्टीकरण प्रदान करता है, यह आपको बताना है। गर्मी के दिनों यानी गर्मी दिनों में या फिर गर्म दिनों में पसीना आना आपके शरीर को ठंडा करता है, ऐसा क्यों? देखो, पसीने के कारण तेजी से वाष्पीकरण होता है। आपको पता है भी पसीना आता है और पसीने के कारण क्या है, तेजी से वाष्पीकरण होता है। अब वाष्पीकरण होता है तो वहां पे क्या होती है भी, ऊष्मा की आवश्यकता होगी भी। वाष्पीकरण होगा तो ऊष्मा की आवश्यकता होगी, और जैसे जैसे वाष्पीकरण होगा तो वहां पे ऊष्मा की है वो ऊर्जा की हानि होगी भी ऊर्जा की हानि होगी, एक प्रकार से ऊष्मा की हानि होगी। और ऊष्मा की हानि होगी तो वो ऊष्मा है वो कहां से प्राप्त करेगी? अपने वातावरण से ही प्राप्त करेगी, और अपने वातावरण यानी अपना शरीर से ही प्राप्त करेगी। तो शरीर के चारों तरफ जो भी ऊष्मा है, उस ऊष्मा को क्या है, ऊष्मा की पूर्ति करने के लिए उस ऊष्मा को ऑब्जॉर्व करेगी वो, और ऊष्मा को ऑब्जॉर्व करेगी, जिसके कारण है वो हमें जो हमारा शरीर है वो ठंड महसूस करता है भी। यानी पसीने के कारण तेजी से वाष्पीकरण होगा, जो शरीर की सतह से गर्मी को अवशोषित करेगा भी। वाष्पीकरण होगा तो वहां पे ऊर्जा की हानि होगी, एक प्रकार से हीट यानी ऊर्जा की हानि होगी, ऊष्मा की हानि होगी। और ऊष्मा की हानि होगी तो वो उस ऊष्मा को पूरा करने के लिए क्या करेगा, हमारे शरीर के चारों तरफ है जो भी ऊष्मा है उस ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा, और ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा ऊष्मा की पूर्ति करने के लिए। तो हमारे शरीर से क्या है, ऊष्मा, हमारे शरीर के चारों तरफ जो भी ऊष्मा थी वो ऊष्मा है वो एक प्रकार से वाष्पीकरण में चेंज हो जाएगी, और यहां पे हमारा शरीर है वो एक प्रकार से क्या है, ठंड महसूस करेगा, ठंडा महसूस करेगा भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, जब वर्दी हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन वर्दी हार्मोन स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करके वर्दी हार्मोन मुक्त करता है? आपको पता है भी वर्दी हार्मोन कौन मुक्त करता है, या फिर वर्दी हार्मोन किस में होता है? तो वर्दी हार्मोन है वो कौन रिलीज करता है? तो ये आपकी पीयूष ग्रंथि है, ये वर्दी हार्मोन रिलीज करती है भी। लेकिन रिलीज है वो वर्दी हार्मोन पीयूष ग्रंथि करती है, लेकिन पीयूष ग्रंथि को आदेश या फिर बोले निर्देश कौन देता है भी, अब आप वर्दी हार्मोन को स्रावित कीजिएगा, वर्दी हार्मोन को छोड़िएगा? तो वो आपका हाइपोथैलेमस करता है भी। ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये अगर मस्तिष्क का भाग है, और अगर मस्तिष्क है वो क्या है, आपका सबसे बड़ा भाग हो जाएगा। ये सबसे बड़ा भाग है कौन, अगर मस्तिष्क। और अगर मस्तिष्क में परमस्तिष्क हो गया, ठीक है, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, ये होते हैं। तो यहां पे हाइपोथैलेमस का कार्य होता है भी पीयूष ग्रंथि को निर्देश देने का। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को निर्देश देगा भी आप अब वर्दी हार्मोन को मुक्त कीजिएगा, ठीक है। थायराइड ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है, थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है। और थायरोक्सिन हार्मोन है ये अपने एक प्रकार से बोलें तो यहां पे इस तत्व को नियंत्रित, यानी थायरोक्सिन हार्मोन को मेंटेन रखने के लिए हमारे अंदर है वो आयोडीन होना जरूरी है भी। आयोडीन की मात्रा है वो एक प्रकार से रहनी चाहिए भी, ठीक है। तो यहां पे थायराइड ग्रंथि हमारे गले के अंदर होती है और इसका आकार है वो एच आकार का होता है भी। अधिवक्र ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है भी, एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। और एड्रीनलिन हार्मोन है वो एक प्रकार से इसे अपन बोल सकते हैं लड़ो या फिर उड़ो हार्मोन, लड़ो या फिर उड़ जाओ। तो इस हार्मोन को ही बोला जाता है एड्रीनलिन हार्मोन को, जो कि अधिवक्र ग्रंथि से निकलता है भी एड्रीनलिन हार्मोन। यानी कहने का मतलब यह है भी विकट परिस्थितियों के अंदर है वो शरीर को लड़ने की या फिर भाग जाने की जो कंडीशन पैदा करता है शरीर के अंदर, वो एड्रीनलिन हार्मोन ही पैदा करता है भी। हमारे रोंगटे खड़े करना, ठीक है, एक प्रकार से श्वसन दर है वो तेजी से चलना,
तो वो एड्रेनलिन हार्मोन के कारण ही होता है भी विकट परिस्थितियों के अंदर। उसके बाद में आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना, इसमें हाइपोथैलेमस हो जाएगा भाई, पीयूष ग्रंथि को आदेश देगा भी आप वर्दी हार्मोन को रिलीज कीजिएगा। और वर्दी हार्मोन है वो शरीर के अंदर प्रत्येक अंग का विकास करने के लिए, प्रत्येक अंग का विकास करने के लिए उसे क्या करता है, उद्दीप्त करता है, उत्तेजित करता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया विद्युत अपघटनी परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है, उन अशुद्धियों को के रूप में जाना जाता है। उन अशुद्धियों को किसके रूप में जाना जाता है, तो उसे अपन बोलते हैं एनोड पंख। एनोड पंख बोला जाता है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। अब देखो भी एनोड पंख क्या होता है भी, विद्युत अपघटनी परिष्करण के अंदर इस प्रकार से अपन क्या करते हैं भी, एक तो एनोड लेते हैं और एक आप लेते हो कैथोड। कैथोड के ऊपर है वो आप शुद्ध धातु लेते हो, कैथोड को शुद्ध धातु लेते हो, और एनोड के ऊपर है वो आप अशुद्ध धातु के लेते हो। अशुद्ध धातु है वो एनोड, यानी एनोड है वो अशुद्ध धातु से बना होता है, और शुद्ध धातु से कौन बना होता है, कैथोड बना होता है इस प्रकार से। तो यहां से अशुद्धियां कहां पे है, अशुद्धियां हैं वो आपकी एक प्रकार से एनोड के ऊपर है, और जैसे ही अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड से है वो अशुद्धियां धीरे धीरे इस जल के अंदर घुलना शुरू हो जाएगी भी। जो घुलनशील जो अशुद्धियां हैं वो तो क्या है, जल के अंदर घुल जाएगी। घुलनशील जो अशुद्धि है वो तो जल के अंदर घुल जाएगी, लेकिन कुछ ठोस अशुद्धियां होती है जो जल के अंदर नहीं घुलती भी। वो क्या होगी, वो आपकी इस एनोड के नीचे है वो इस प्रकार से जमा हो जाएगी भी। एनोड के अंदर, एनोड की नीचे इस प्रकार से तली में क्या है, जमा हो जाएगी, और इसे ही अपन क्या बोलते हैं, एनोड पंख बोला जाता है भी। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये चीज ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, विद्युत अपघटनी परिष्करण के अंदर है वो कैथोड किसका बना होता है, तो कैथोड आपका शुद्ध धातु का बना होता है। ये आपका शुद्ध धातु का बना होता है। एनोड है वो अशुद्ध धातु का बना होता है, ये अशुद्ध धातु का बना होता है। ठीक है, ये चीजें भी ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन भी आपका टेक्निकल में पूछा गया है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। इसके अंदर आपको बोला गया भी पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम क्या है। भोजन पहले मुंह के अंदर जाता है, मुंह में अमाशय नहीं, अमाशय में डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले मुंह में जाता है, मुंह से वो ग्रास नली के अंदर जाता है, और ग्रास नली की जो लंबाई है वो एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, ग्रास नली की 25 सेंटीमीटर है, और ग्रास नली से ये क्या है, अमाशय के अंदर आता है। अमाशय के फिर 3 भाग होते हैं, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। ये अमाशय के हैं। अमाशय के बाद में छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, और फिर यहां पे पहले मुंह से मुख के अंदर जाता है भोजन, फिर ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से अमाशय में जाता है, और फिर छोटी आंत में उसका पाचन हो जाता है, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत, और फिर वो गुद्दा द्वार के द्वारा है वो अशुद्धि को बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी निम्नलिखित में से किस एक विकल्प को छोड़कर के सभी संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। तो संयोजी उत्तक उपास्थि उत्तक है। उपास्थि उत्तक, ये क्वेश्चन बहुत बार ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है भी। उपास्थि उत्तक कहां पे होता है, हमारे गले के अंदर, जो सी आकार के छल्ले है ना गले के अंदर, वो सी आकार के छल्ले हैं, वो उपास्थि उत्तक के ही बने हुए। ठीक है, कान है वो हमारा उपास्थि उत्तक से बना हुआ है, नाक है वो भी हमारा उपास्थि उत्तक से बना हुआ है। तो गला, कान, नाक ये किससे बने होते हैं, तो ये आपके उपास्थि उत्तक से बने होते हैं भी, जो उसे पिचकने से रोकते हैं भी। ठीक है, अस्थि उत्तक, अस्थि हड्डी को बोलते हैं भी। अस्थि है वो हड्डी को बोला जाता है, और अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है भी, अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, तो स्नायु, सह से समान और सह से स्नायु। तो स्नायु सह से समान, यानी समान को समान से जोड़ता है, यानी अस्थि को अस्थि से जोड़ता है भी। ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, और अस्थि को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है, मांसपेशियों। अस्थि को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है,
तो ये आपका कंडरा हो जाएगा भाई, ये आपका कंडरा हो जाएगा। ठीक है, ट्रेकिड, ट्रेकिड को बोलते हैं वाहिनिका, एक होता है वाहिका, वाहिका ये क्या है, ये आपके जाइलम के प्रकार है, जाइलम के प्रकार है, जाइलम के अंदर है वो एक प्रकार से वाहिका और वाहिनिकाएं, ये क्या होती है, मर्त होती है, ये मर्त होती है और संवहन नलिका का संवहन नलिका के रूप में कार्य करती है, के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो ट्रेकिड जिसे वाहिका बोलते हैं और एक होता है वाहिनिका और एक वाहिका होती है, ये जाइलम के प्रकार है। रक्त है, ये आपका तरल संयोजी उत्तक है, ये तरल संयोजी उत्तक है और ये आपका ALP 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पे अलग कौन सा हो जाएगा, संयोजी उत्तक का उदाहरण उपास्थि उत्तक है, ये संयोजी उत्तक का उदाहरण है, अस्थि उत्तक है, ये भी संयोजी उत्तक का उदाहरण है, रक्त है, ये भी संयोजी उत्तक का उदाहरण है। तो यहां पे आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, साबुन का जलरागी सीरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया करता है। साबुन का एक तो होता है जलरागी शिरा, एक तो होता है आपका जलरागी शिरा और एक होता है जल विरागी शिरा, जल विरागी शिरा। जल रागी शिरा होता है ये जल से अभिक्रिया करता है, जल से अभिक्रिया करता है और जल विरागी शिरा है ये हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रो, ये आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो यहां पे जल रागी शिरा जल में विलयशील होता है और जल विरागी शिरा है ये हाइड्रोकार्बन में विलयशील होता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया भी पारितंत्र के घटकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जीवित जीव है वो आपके क्या है भी, जैविक के अंतर्गत आते हैं। जीवित जीव है वो जैविक घटक है और मिट्टी है वो आपका क्या है, अजैविक घटक है और खनिज है वो आपका क्या है, जैविक घटक है, सॉरी अजैविक, खनिज अजैविक घटक है जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर जीवन है, जैसे जीवित जीव है जिस इसके अंदर क्या है, जीवन है। तो ये क्या है आपका, तो ये आपका एक प्रकार से जैविक घटक है। जिसके अंदर जीवन नहीं है, जैसे मिट्टी है, खनिज है, इसमें जीवन नहीं है, तो इसका मतलब ये आपके अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो कौन सा सुमिलित है, तो ये सुमिलित नहीं है भी, जीवित जीव अजैविक घटक नहीं है भी, ये आपके क्या है, अजैविक घटक नहीं है, ये जैविक घटक है भी, ये जैविक घटक है। और मिट्टी है ये आपका अजैविक जैविक घटक नहीं है, ये आपका अजैविक घटक है भी, ये आपका अजैविक घटक है। उसके बाद में खनिज है वो आपका क्या है, अजैविक घटक है, तो ये बात सही है। तो ओनली फॉर सी, इसके अंदर केवल सी इसके अंदर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी, मिश्रण से कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। कोलाइडल कण का एक एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, दूध एक क्या है भी, कोलाइडल कणों का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। और कोलाइडल मिश्रण किसे बोला जाता है, तो कोलाइडल मिश्रण एक प्रकार से आपका क्या होता है भी, ये स्थायी होता है भी, ये आपका स्थायी होता है। ठीक है, और ये आपका विषमांगी होता है भी, विषमांगी होता है, विषमांगी मिश्रण है और ये एक आपका क्या है, स्थायी मिश्रण है भी। अब इसके अंदर क्या होता है भी, जैसे कोलाइडल कण का जो साइज होता है वो आपका 1 से 1000 नैनोमीटर होता है भी, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक होता है। और कोलाइडल कणों एक प्रकार से बोले तो इसको अपन नगन आंखों से नहीं देख सकते भी, नगन आंखों से नहीं देख सकते। कोलाइडल कण के अंदर क्या होता है, ये एक प्रकार से सूर्य प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, यानी कहने का मतलब प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या होगा भी, यहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन कर पाएंगे। तो कोलाइडल कणों को अलग
कैसे करें? तो अपकेंद्रीकरण विधि है भी, अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा है वो अपन इसको अलग कर सकते हैं, या फिर इसे सेंट्रीफ्यूजेशन विधि हो जाएगी। अब ये क्या, अभी अपकेंद्रीकरण और सेंट्रीफ्यूजेशन विधि, ये हाई स्पीड रोटेशन मशीन है। इसके अंदर है वो कोलाइडल मिश्रण को रखा जाता है, जिसके कारण है वो जो संघन कण है वो तो नीचे बैठ जाते हैं, जो हल्के जो कण है वो ऊपर आ जाते हैं भी। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। निश्चंद का मतलब होता है छानना। ठीक है, आसवन का मतलब क्या हो जाएगा भी? आसवन जो विधि है ना, इसके अंदर है वो कणों के बीच में या फिर ऐसे दो विलयन जिनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके अंदर है वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो? गैप हो भी, बहुत ज्यादा मात्रा में गैप हो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, तो उसे अपन आसवन विधि के द्वारा है वो अलग कर सकते हैं भी। ठीक है, और वाष्पीकरण तो आप समझ ही गए होंगे, पानी का एक प्रकार से हानि ही वाष्पीकरण कहलाती है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? भार कहलाता है। बिल्कुल सही बात है भी, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर से कार्य करता है, वो क्या है आपका? भारी है भी। भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। उसके बाद में प्रणोद एक बली है भी। प्रणोद है वो एक प्रकार से क्या है? बली है। और प्रणोद क्या होता है? तो जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है। प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उनकी सतह के लंबवत कार्य करता है, उससे अपन क्या बोलते हैं? प्रणोद बोलते हैं भी। दाब बराबर क्या होता है? देखो, दाब बराबर होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल। प्रणोद बटा क्षेत्रफल हो जाएगा भी। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। प्रणोद बल है वो ये तो लंबवत लगता है वस्तु के, और आपका भार है वो वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर जो कार्य कर रहा है उसे अपन भार बोलते हैं भी। तो यहां पे आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, वर्दी हार्मोन का कार्य क्या है? अभी मैं आपको बता के आया हूं भी, हाइपोथैलेमस है वो पीयूष ग्रंथि को निर्देश देता है या फिर आदेश भेजता है भी आप वर्दी हार्मोन को रिलीज कीजिएगा। तो वर्दी हार्मोन का कार्य क्या है? वर्दी को बढ़ाना भी। प्रत्येक हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी मात्रा में अंग है, उनकी प्रत्येक कंडीशन के अंदर है वो एक प्रकार से वृद्धि करना। ठीक है, उनके विकास के अंदर वृद्धि करना। तो यह सभी अंगों में विकास को उद्दीपित करता है। उद्दीपित का मतलब होता है भी उत्तेजित करता है, ये उसे उत्तेजित करता है। जब आप थोड़ा सा आपका पढ़ाई है वो लूज हो जाता है, या फिर ये बोले भी आप अपनी पढ़ाई थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो आपको मोटिवेट कर दिया जाए तो आप उतनी ही पढ़ाई है वो वापस करने लग जाओगे भी। तो वो मोटिवेशन करने का मतलब क्या है भी, आपको एक प्रकार से उत्तेजित किया जा रहा है। तो वर्दी हार्मोन क्या करता है भी? वर्दी हार्मोन अंगों के विकास को उत्तेजित करता है। तो यहां पे 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, यदि लेनकाय की कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, लेनकाय है उसको अगर कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन कोशिका का शक्ति केंद्र है? तो अगर अपन बात करें लैस से लेनकाय और लैस से लाइसोसोम, लाइसोसोम को ही क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली बोला जाता है। और लाइसोसोम को ही लेनकाय बोलते हैं। ठीक है, सुसाइड बैग बोला जाता है इसको। तो यहां पे शक्ति केंद्र किसे बोला जाता है? सूत्रकणिका को बोला जाता है। सूत्रकणिका को ही माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है ना, सूत्रकणिका को ही माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। इट्स ओके। और एक ऐसा अंगक है वो आपका लवक भी होता है। लवक जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है, जिसके अंदर खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। रसदानी आप जानते हैं भी, वैक्यूल्स जिसे रिक्तिका बोला जाता है, रसदानी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इसके अंदर है वो एक प्रकार से वेस्ट पदार्थ है वो जमा होते हैं। जैसे पेड़ों की अगर मैं बात करूं तो रसदानी के अंदर है
वो गोंद है, रेंजिन है, तो ये आपके कहां पे होते हैं? तो ये रिक्तिका के अंदर जमा किए जाते हैं, पुराने जाइलम के अंदर जमा किए जाते हैं। प्लेस्टिड, अभी अपन बात की है लवक, लवक के अंदर भी खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, ये ओनली फॉर जंतु कोशिका, पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। अंतःपर्दवी जालिका है वो दो प्रकार की होते हैं, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पे एक तो होता है RER जिसे अपन बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है SER जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। तो स्मूथ के ऊपर है वो राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, और RER के ऊपर है वो राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। और SER है ये लिपिड या फिर वसा का संश्लेषण करता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें भी, ठीक है। चैनल पर अभी तक नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब देखो भी, द्विआवेशी हीलियम आयनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे अपन अल्फा कण के नाम से जानते हैं भी। और ये प्रयोग सबसे पहले द्विआवेशित हीलियम परमाणु, द्विआवेशित हीलियम परमाणु की स्ट्रक्चर क्या होती है? तो ये होती है 2He4 और 2 पॉजिटिव, 2He4 2 पॉजिटिव, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है भी द्विआवेशित हीलियम आयनों की। अब इसके अंदर क्या होता है भी? अल्फा कण ही बोला जाता है भी इसे। और ये प्रयोग 1911 के अंदर है वो रदरफोर्ड भाई साहब ने दिया था भी। 1911 में रदरफोर्ड भाई साहब ने बताया था, इन्होंने स्वर्णपत्री प्रयोग किया था, तो उसमें अल्फा कण प्रकीर्णन किया गया था भी। अल्फा कण प्रकीर्णन या फिर अल्फा कण को गुजारा था, अल्फा कणों को गुजारा था सोने की एक पतली चादर से या फिर पतली पन्नी से, ठीक है। तो अल्फा कण प्रकीर्णन जिसे बोला जाता है, जिसकी स्ट्रक्चर 2He से बन जाएगा हीलियम, 2He4 2 पॉजिटिव होता है भी, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है विद्युत अपघटनीय शोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है? ये अभी आपको मैं बता गया था एनोड पंख वाले क्वेश्चन में, मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन है वो आगे आपका टेक्नीशियन के अंदर ही पूछा गया है। तो कैथोड है वो तो आपका शुद्ध धातु का बना होता है, ठीक है। और एनोड है वो आपका अशुद्ध धातु का बना होता है, और इससे अशुद्धियां हैं वो यहां पे जल के अंदर घुलती रहती है, और क्या हो जाता है भी इसमें जो सॉलिड अवस्था के अंदर जो यहां पे अशुद्धि होती है वो एनोड के नीचे ही जमा हो जाती है, जिसे एनोड पंख बोलते हैं। और जो पानी में घुलनशील है या फिर विलयन में घुलनशील है वो क्या है? एनोड से धीरे धीरे क्या है? अशुद्धियां विलयन में घुलना शुरू हो जाती है। तो यहां पे कैथोड है वो आपका कैथोड शुद्ध धातु का बना होता है, और ये एनोड बना होता है। एनोड ये आपका अशुद्ध धातु का बना होता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए एक मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी? यानी राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम है वो किसका संश्लेषण करते हैं? तो राइबोसोम है वो प्रोटीन का, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं भी, ठीक है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है, और इसीलिए राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है भी। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। और दूसरी बात अगर अपन बात करें भी राइबोसोम की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? तो राइबोसोम की फैक्ट्री किसे बोला जाता है? तो वो केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री बोला जाता है भी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं भी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है।
और इसे अपन एक प्रकार से सूत्र कणिका भी बोलते हैं। और उसके अंदर खुद का डीएनए और खुद का ही राइबोसोम पाया जाता है भी, और इसमें 17 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्लेस्टिड है, ये आपका पादप कोशिका के अंदर होता है, जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता प्लेस्टिड या फिर बोले लवक है, वो आपका 3 प्रकार का होता है भी। एक आपका होता है आपका वर्णील लवक, दूसरा होता है अवर्णील लवक, ठीक है, और तीसरा होता है हरित लवक। वर्णील लवक है, ये रंग प्रदान करता है, रंग देता है। अवर्णील लवक है, ये भोजन का संग्रह कर रखता है भाई, भोजन का संग्रह या फिर संचय या फिर संग्रह रखता है, ठीक है, इकट्ठा करता है। हरित लवक है, ये भोजन बनाता है भी, ये भोजन बनाता है। बात आती है अंतःपर्दवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये क्या करती है, एक प्रकार से ये एक कोई भी जैसे राइबोसोम है, राइबोसोम यानी RER पे पाए जाते हैं। अंतःपर्दवी जालिका 2 प्रकार की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा सा नीचे पढ़ते हैं। ये ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है, SER और RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें प्रोटीन पाए जाएंगे और राइबोसोम पाए जाएंगे जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। तो प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, फिर यहां पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगी भी। ये परिवहन का भी कार्य करती है और एक प्रकार से ये किसका कार्य करती है, तो ये विनिर्माण सतह दोनों के रूप में, यानी एक तो परिवहन मार्ग के रूप में और एक विनिर्माण सतह के रूप में भी। यानी एक प्रकार से कोई भी किसी का भी जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है कहां पे, अंतःपर्दवी जालिका के ऊपर। तो ये एक प्रकार से स्थान दे रही है भी किसी वस्तु को, या फिर अपन बोल सकते हैं किसी वस्तु, मान लो कोई वस्तु का निर्माण करने के लिए एक स्थान प्रदान कर रही है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। RER यानी इस पे राइबोसोम पाए जाएंगे और राइबोसोम किसका संश्लेषण करेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। प्रोटीन जहां पे बन गया उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य कौन करेगी, एंडोप्लाज्मिक। जहां पे भी प्रोटीन की आवश्यकता होगी वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन को पहुंचाने का कार्य करेगी। तो एक प्रकार से ये निर्माण करने के लिए स्थान भी दे रही है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको पहुंचा भी रही है। तो यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज है वो पोर्टर ने की थी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिएगा। अंडाशय है वो एक प्रकार से मासिक धर्म का कंट्रोल करता है। कहने का मतलब मासिक धर्म 28 डेज का होता है भी, 28 डेज का होता है। और इसके अंदर क्या होता है भी, मासिक धर्म के अंदर है वो जैसे 2 से 5 दिन के अंदर तो क्या है, ब्लीडिंग होती है। देन उसके बाद में अंडाशय है वो एक प्रकार से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी एक प्रकार से कंट्रोल करता है भी, उसको भी एक प्रकार से कंट्रोल करता है। और यहां पे जैसे ही 2 से 5 दिन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है उसके बाद में ये क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। वो क्या करता है भी, वो गर्भाशय के अंदर है वो लेयर प्रदान करता है भी, ठीक है, लेयर प्रदान करेगा उस गर्भाशय को बच्चे के अनुकूलित एक प्रकार से सजाने के लिए तैयार करेगा उनको। और जैसे ही लगभग ब्लीडिंग के 13-14 दिन के बाद में क्या करता है, अंडाशय क्या करेगा, वहां पे अपना अंड उत्सर्जित करेगा भी, अंड है वो उत्सर्जित कर देगा 13 से 14 दिन के बाद में, यानी मासिक धर्म के मध्य में क्या करता है, ये अपना अंडा उत्सर्जित करता है, जिससे क्या फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है भी यहां पे आपका मासिक धर्म को क्या करेगा, अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका मासिक धर्म हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी, जब पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो आंतरिक पदार्थ संकुचित होकर कोशिका भित्ति से दूर हो जाते हैं,
और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई के अंदर, आरपीएफ एसआई 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था अभी, ठीक है ना। और इसमें है वो, इसे क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य कुंचन बोला जाता है। देखो भी, ये एक कोई कोशिका है, इस कोशिका के अंदर क्या है? भी पानी, इस कोशिका के अंदर पानी भी है, ठीक है, और कोशिका द्रव्य भी बोल सकते हैं जिसको, एक प्रकार से लिक्विड अवस्था में होता है भी, उसे पानी बोल दो एक प्रकार से, ठीक है। अब ये पानी है वो क्या करेगा? बाहर प्रेशर बनाए रखेगा। पानी है वो बाहर दाब बनाए रखेगा, दाब बनाए रखेगा तो ये कोशिका है आपकी, ये कोशिका है वो फुली हुई नजर आएगी भी, ये कोशिका है वो फुली हुई नजर आएगी। अब प्रासरण के द्वारा ओस्मोसिस प्रक्रिया है, उसमें क्या है? ओस्मोसिस प्रक्रिया के अंदर है, प्रासरण में, प्रासरण प्रक्रिया के अंदर क्या होता है? पानी अंदर से बाहर चला जाता है और बाहर से पानी है वो अंदर चला जाता है। तो यहां पे अगर पानी बाहर चला जाए, प्रासरण प्रक्रिया में पानी की हानि हो जाए, यानी पानी सारा सारा बाहर चला जाए, पानी बाहर चला जाएगा तो अंदर जो प्रेशर, अंदर जो दाब था इस कोशिका के ऊपर जिसके कारण फुली हुई थी, वो दाब है वो गायब हो गया। गायब होने का मतलब भी पानी की हानि होगी, पानी तो बाहर निकल आया, तो ये जो कोशिका है वो आपकी क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। और इसके अंदर के जो भी अंग हैं वो क्या हो जाएंगे? एक प्रकार से सिकुड़ जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे और कोशिका भित्ति से क्या हो जाएंगे? भी दूर हो जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को ही जीव द्रव्य कुंचन बोला जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और विसरण प्रक्रिया के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? विसरण प्रक्रिया के द्वारा है वो कोशिका के अंदर CO2 और O2 ऑक्सीजन यानी गैसों का आदान प्रदान होता है, वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहां स्थित होता है? तो रदरफोर्ड ने अपना स्वर्णपत्री प्रयोग किया था वो 1911 के अंदर किया था। 1911 में रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था और इसके अंदर इन्होंने बोला था भी परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान है वो परमाणु के नाभिक केंद्र स्टोरेज होता है भी, परमाणु के नाभिक केंद्र होता है। और नाभिक केंद्र क्या होते हैं भी? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो यहां पे 1911 में रदरफोर्ड ने स्वर्णपत्री प्रयोग किया था, अल्फा कण का प्रयोग किया था, स्वर्णपत्री प्रयोग किया था। दूसरी बात अपन बोल सकते हैं भी यहां पे अल्फा कण प्रकीर्णन किया गया था जिसमें 2He4 और 2 पॉजिटिव। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें आपको बताना है भी एक धारावाही प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। धारावाही प्रणालिका है, इस प्रकार से एक प्रणालिका है, इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, धारा है वो इसके अंदर प्रवाहित हो रही। अब प्रणालिका एक प्रकार से दंड चुंबक की भांति व्यवहार करेगी, बिल्कुल सही बात है। प्रणालिका है ना वो एक दंड चुंबक की भांति है, वो व्यवहार करेगी, एकदम सही है। जैसे ही हमने इसमें धारा प्रवाहित की तो एक प्रकार से इसमें क्या है? चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है और ये चुंबक की तरह व्यवहार करने शुरू कर देती है। लंबी प्रणालिका के केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र है लगभग क्या होता है? स्थिर होता है, बिल्कुल सही बात है। चुंबकीय जो लंबी प्रणालिका है उसमें केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र लगभग स्थिर रहता है भी। कहने का मतलब चुंबकीय प्रणालिका है, प्रणालिका के अंदर है वो चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है भी, एक समान होता है चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका के अंदर, ठीक है ना। सभी बिंदुओं पर, कोई भी बिंदु देख लो आप, सभी बिंदुओं पर क्या है? एक समान मिलेगा आपको चुंबकीय क्षेत्र। प्रणालिका के बाहर लेकिन प्रणालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम बहुत अधिक होता है, तो यह बात गलत है भी। यदि हम फेरों की संख्या में वृद्धि करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है वो किस पे डिपेंड करती है? एक तो कुंडली में फेरों की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरी धारा के ऊपर डिपेंड करती है भी धारा कितनी आ रही है। लेकिन यहां पे देखो भी प्रणालिका के बाहर लेकिन प्रणालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बहुत अधिक होता है, तो यह बात गलत है। बहुत अधिक नहीं होता भी, प्रणालिका के अंदर है सबसे ज्यादा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो प्रणालिका के अंदर होता है। और बाहर इसने बोला भी निकट चुंबकीय क्षेत्र पर बाहर है वो अपन या तो कम मानेंगे भी कम होता है, या फिर क्या मानेंगे
शून्य, या फिर अपन शून्य मानेंगे। प्रणालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम है वो या तो कम होता है या फिर शून्य होता है, बहुत अधिक नहीं होता, यह बात गलत है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र वहां पे उसको अपन क्या किसके द्वारा दर्शा सकते हैं, तो समांतर और समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी के ऊपर सीधी रेखाओं द्वारा। जैसे ये आपकी एक प्रकार से क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, तो इनकी बीच की दूरी है वो भी समान होनी चाहिए, बीच की दूरी है वो भी समान होनी चाहिए, तो समांतर होनी चाहिए और समदूरस्थ यानी समान दूरी के ऊपर और सीधी रेखाएं होनी चाहिए, उसे ही अपन क्या बोलेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, पहला ही ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें सकेंद्रित वृत्त तो ये हो गया अभी, जैसे केंद्र इसका एक हो और यहां पे ये आपकी क्या है बी सकेंद्रित वृत्त हो गया, सकेंद्रित वृत्त रेखाओं के द्वारा। और दीर्घवृत्ताकार है वो इस प्रकार से हो जाएगा भी, दीर्घवृत्ताकार है वो आपका इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। इसमें बोला गया भी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच का जो कोण है वो क्या कहलाता है। जैसे ये आपका प्रिज्म इस प्रकार से बना देते हैं भी अपन प्रिज्म, और इनके कोई भी दो पार्श्व फलक कोई भी दो, यानी ये क्या है आपका, ये प्रिज्म कोण है, ये क्या है, ये प्रिज्म कोण है, ये क्या है, प्रिज्म कोण है। तो त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है, तो वो आपका प्रिज्म कोण कहलाता है। और जैसे ही अपन इस प्रकार से कोई किरण इसमें से गुजारते हैं तो ये आपकी आपतित किरण है, और जैसे ही यहाँ पे इस सतह पे आई तो इसका अपवर्तन हो गया, तो ये आपकी अपवर्तित किरण है, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे नॉर्मल डाला तो ये आपका आपतन कोण हो गया और ये उसका अपवर्तन कोण हो गया। और जैसे ही बाहर निकलेगी तो ये इस साइड में जाएगी, तो ये आपका क्या है, यहां से अपन इस प्रकार से नॉर्मल डालें तो ये आपका क्या है, ये आपका निर्गत कोण हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका विचलन कोण है ना, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भी। अब आपतित किरण को जब मैं आगे बढ़ाता हूं, आपतित किरण को जब मैं डॉटेड लाइन में आगे बढ़ाता हूं इस प्रकार से, और निर्गत किरण है इसको मैं अगर मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूं इस प्रकार से, तो ये जहां पे भी आपतित किरण और निर्गत किरण मिले वहां पे आपका विचलन कोण होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी विचलन कोण बनता है तो वो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनता है भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी विरामावस्था से प्रारंभ करके एक कार 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चल रही है, तो 20 सेकंड के बाद कार का वेग क्या होगा ये आपको बताना है। देखो भी, यहां पे विराम अवस्था से प्रारंभ की है, यानी v बराबर गति का प्रथम नियम लगा दो, v बराबर क्या होता है u प्लस में 80, u प्लस में 80 है, तो यहां पे v बराबर क्या हो जाएगा, u आपके पास में कितना है, विराम अवस्था से प्रारंभ किया उसने, शून्य अवस्था से शून्य प्लस में 80, एसिलरेशन होता है त्वरण कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड, और यहां पे टाइम कितना है 20 सेकंड है, तो 5 दुए 10, तो v बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा भी 10 हो जाएगा भी, v बराबर आपके पास में 10 यानी वेग 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है, तो क्या कहा जाता है कि कार से गतिमान है। यानी समान समय अंतराल क्या भी समान है, लेकिन उसकी चाल को असमान मात्रा में बढ़ोतरी होती है भी, असमान मात्रा के अंदर आता है भी, एक प्रकार से भी आपकी कार की जो चाल है वो एक प्रकार से असमान बढ़ रही है भी, असमान कभी 10
किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि होगी, फिर 5 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि होगी, ठीक है, आगे 20 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से समय अंतराल क्या समान है, लेकिन उसकी जो चाल है वो असमान मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। तो उससे क्या बोलेंगे, उससे अपन एक प्रकार से असमान त्वरण बोल देंगे भाई। एक समान चाल नहीं, एक समान त्वरण भी नहीं बोलेंगे, और एक समान वेग ये भी नहीं बोलेंगे, असमान त्वरण। उसमें क्या है भी, असमान त्वरण है, तो यहां पे आपका पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है, ठीक है। अगर वो समान है तो समान त्वरण हो जाएगा, और वो अगर असमान है तो वो आपका असमान त्वरण हो जाएगा भी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसमें बोला गया भी यदि कोई बिंदु ए, यदि कोई वस्तु बिंदु ए से, जैसे कोई ये वस्तु है और बिंदु ए से दाईं ओर 15 मीटर की गति करती है, तो दाईं ओर 15 मीटर की ओर गति करती है, तो यहां पे आगे फिर उसी बिंदु ए तक पहुंचने के लिए विपरीत दिशा में 15 मीटर की गति करती है। विपरीत दिशा के अंदर क्या करती है, 15 मीटर की गति करती है। तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना है। यहां से चला और ये मान लो भी यहां पे 15 आ गया, फिर वापस क्या है, ए तक पहुंचने के लिए उसने वापस 15 मीटर की दूरी तय की, तो यहां पे आ गया। तो यानी विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम दूरी का सीधा अंतर। प्रारंभिक और अंतिम दूरी का, या फिर प्रारंभिक वस्तु और अंतिम वस्तु का एक प्रकार से बोले तो प्रारंभिक और अंतिम वस्तु की जो कंडीशन है उसकी सीधी दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। यहां पे ए से चला था और ए पे वापस आ गया, तो उसका विस्थापन क्या है, 0 है। जैसे ए से चला था और बी पे चला गया, ए और बी, ठीक है, और फिर बी से चल करके कोई बिंदु सी के ऊपर आ गया, अब उसका विस्थापन बताओ भी। ये टोटल दूरी है वो कितनी है, ये मान लो भी 15 है, और ये बी से 5 मीटर चला है, बी से 5 मीटर चला है, तो उनकी सीधी दूरी यहां से चला था, पहले एक राउंड बी तक आ गया, फिर वापस गया और वापस ए पे आया। तो यहां से अपन देखें तो अभी ये सी बिंदु के ऊपर है, सी बिंदु के ऊपर है, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, तो 20 का गैप कितना है, 10 का, तो इसका विस्थापन 10 हो जाएगा। अगर ये ए पे वापस ए पे ही आ जाता है तो उसका विस्थापन है वो 0 आ जाता है। यानी प्रारंभिक कंडीशन और अंतिम कंडीशन की, प्रारंभिक कंडीशन और अंतिम कंडीशन का अंतर देखा जाता है भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला भी पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है। यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक हो तो क्या होगा भी। जैसे ये मान लो भी आपके पास में ये एक प्रकार से बोले तो पानी है, और इस पानी के अंदर है वो हमने लोहे की छड़ को इस प्रकार से रखा, तो ये क्या है, पानी में डूबने की बजाय पानी पर तैरने लग गई। तो इसका मतलब ये हुआ भी पानी ने ऊपर की ओर बल लगाया और वस्तु का जो गुरुत्वाकर्षण है वो नीचे की ओर लगा। तो यहां पे अगर ये जो उत्प्लावन बल है ये अगर ज्यादा है किससे, इस नीचे खींचने वाले यानी गुरुत्वाकर्षण बल से, तो वस्तु है वो ऊपर तैरने लग जाएगी। तो लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैरने लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि वहां पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो तो कम है, और जो उत्प्लावन बल है वो ऊपर की ओर लगता है, वस्तु को ऊपर की ओर धकेलने का कार्य करता है, वो अगर ज्यादा है तो लोहे की छड़ है वो पानी पे तैरना शुरू कर देगी भी, डूबेगी नहीं वो पानी के अंदर। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है इंद्रधनुष का बनना, ये अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, ये इंद्रधनुष बनता है। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय है, ये भी आपका अपवर्तन के कारण होता है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। तो अग्रिम सूर्योदय का मतलब क्या होता है, यानी सूर्य उदय होने से पहले ही हमें क्या है, सूर्य उदय का आभास हो जाता है, तो वो आपका अग्रिम सूर्योदय है।
और विलंबित सूर्योदय का मतलब क्या होता है भी सूर्यास्त होने पर हमें क्या है देर तक सूर्य का एक प्रकार से अस्त होते हुए दिखाई देना भी देर तक, तो वो भी क्या है एक विलंबित सूर्यास्त है। तो इसमें 2 नंबर जो आपका राइट आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझ में आई क्या? अब इसके अंदर समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब, समतल दर्पणों के द्वारा, ये तो मेल ही नहीं खा रहा अभी, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए एक गंधीय सूचक है। एक गंधीय सूचक कौन सा? गंधीय सूचक का मतलब समझते हो क्या? गंध आना। गंधीय सूचक का मतलब हो गया भी गंध आना। जैसे मेथिल ऑरेंज, यानी गंधीय सूचक क्या करेगा? गंधीय सूचक है वो अम्लीय के अंदर, अम्लीय कोई विलयन है, अम्लीय विलयन के अंदर, अम्लीय विलयन के अंदर ये तीक्ष्ण गंध देगा भी। ये क्या देगा? तीक्ष्ण गंध देगा। लेकिन क्षारीय विलयन के अंदर है वो किसी भी प्रकार की कोई गंध नहीं देगा भी, ठीक है। गंधीय सूचक होते हैं वो अम्लीय विलयन के अंदर तो तीक्ष्ण गंध देते हैं, लेकिन क्षारीय विलयन के अंदर है वो किसी भी प्रकार की यहां पे गंध नहीं देंगे। तो मेथिल ऑरेंज है ना, मेथिल ऑरेंज आपका एक प्रकार से कृत्रिम सूचक है। ये क्या करता है? ये अमल में ये लाल हो जाते हैं और क्षारक के अंदर क्या हो जाते हैं? ये पीले, क्षारक के अंदर पीले हो जाते हैं भी। फिनोफ्थिलीन है, ये अमल में कोई भी रंग नहीं देता भी, अमल में कोई भी रंग नहीं देता, अमल में नो रंग। लेकिन क्षार के अंदर ये ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है भी, गुलाबी। कैसा रंग देगा? गुलाबी रंग देगा, ठीक। क्षार में गुलाबी, अमल के अंदर कोई भी रंग नहीं देगा। मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन ये दोनों के दोनों क्या भी कृत्रिम सूचक है। वनीला असेस जो कि एक प्रकार से गंधीय सूचक है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये अम्लीय विलयन गंधीय सूचक है, एक गंधीय सूचक है। इसमें क्या होता है भी अम्लीय विलयन के अंदर तो ये तीक्ष्ण गंध देता है, लेकिन क्षार के अंदर है ये किसी भी प्रकार की गंध नहीं देता भी। लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है और लिटमस है इसका ये अमल में क्या करता है? अमल में लाल रंग देगा, लेकिन क्षार के अंदर है वो कौन सा रंग देगा? ये तो ये नीला रंग देगा भी, ठीक है, नीला रंग देगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर पर आते, बिल्कुल गलत बात है। और परपोषी और ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं भी, परपोषी सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं और इसे सहकारियों या अन्य उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी या फिर द्वितीयक उपभोक्ता, इसके अंदर थोड़ा सा समझना यहां पे, ये होता है आपका उत्पादक जैसे घास, ठीक है। ये क्या है? प्रथम पोषी स्तर है, ये प्रथम पोषी स्तर हो जाएगा या फिर प्रथम स्तर भी बोल सकते हैं। द्वितीयक स्तर घास को खाने वाला खरगोश क्या है भी आपका द्वितीयक पोषी स्तर है, ठीक है। और ये क्या है? द्वितीयक पोषी स्तर है, लेकिन ये प्राथमिक उपभोक्ता है। और खरगोश को कौन खाएगा? लोमड़ी। तो लोमड़ी क्या है? ये तृतीयक स्तर है, ये तृतीयक स्तर है, तृतीयक पोषी स्तर है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये कहां पे आ जाएगा? तो ये आपका द्वितीयक में आ जाएगा, ये आपका द्वितीयक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे पूछा इसने क्या है? पूछा इसने ये है भी बड़े मांसाहारी या फिर तृतीयक उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, तो ये बात गलत है। पोषी सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं और इसे शाकाहारी या अन्य उपभोक्ता के लिए उपलब्ध करवाते हैं। अभी पढ़ा है अपने स्वपोषी या फिर उत्पादक,
प्रथम पोषी स्तर होते हैं। स्वपोषी का मतलब हो गया भी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो क्या है, स्वपोषी है। और उत्पादक जैसे घास हो गया भी, ये क्या है, प्रथम पोषी स्तर के ऊपर आते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। और सही कौन सा है ये इसने पूछा है भी। तो ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, जहां पे उत्पादक या घास क्या होता है, प्रथम पोषी स्तर होता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, रासायनिक सूत्र में पदांक क्या दर्शाता है। पदांक जिसे अपन सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, जैसे मैं लिखता हूं भी H2 ये क्या है, 2 क्या है, ये पदांक है भी। जैसे O2 लिखूं तो 2 क्या है, पदांक है। जैसे मैं लिखूं H2O तो यहां पे ये 2 क्या है, ये पदांक है। ये क्या बताता है, तो ये बताता है भी एक अणु में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या। आपको पता है भी अणु है वो किससे बना है, तो ये परमाणु से मिलकर बना है भी। अणु परमाणु से मिलकर बना है, तो एक अणु है वो कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, परमाणुओं की संख्या, यानी एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या ही हमें क्या है, पदांक बताता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, पादपों में लचीलापन किस स्थायी ऊतक के कारण होता है, जिससे पौधे के विभिन्न भाग जैसे ट्रेंडिल और बेलों के तने बिना टूटे मुड़ जाते हैं। तो यहां पे आपको मैंने ऊतक बढ़िया तरीके से पढ़ाया हुआ है। पादप ऊतक है वो बढ़िया तरीके से पढ़ाया हुआ है। 20-25 मिनट की वो क्लास है। पादप ऊतक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा भी। बाकी ऊतक आपको पढ़ने की कहीं से जरूरत नहीं है भी, ठीक है। अब इसके अंदर है वो कोलेन कायमा, क्लोरेन कायमा, कोलेन कायमा, पेरेन कायमा और एरेन कायमा। आपको पता है भी हमने स्थायी ऊतक पढ़ा था। स्थायी ऊतक के अंदर हमने सरल स्थायी ऊतक पढ़ा था। सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक के अंतर्गत क्या होता है भी, इसके अंदर सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार का होता है आपका। कौन कौन सा होता है सर जी, वो होता है आपका पेरेन कायमा, मृद ऊतक बोलते हैं जिसको, कोलेन कायमा, ठीक है, कोलेन कायमा। और एक आपका आ जाएगा पेरेन कायमा, कोलेन कायमा और सक्लेरेन कायमा। अब पेरेन कायमा है ना, ये क्या करता है, पेरेन कायमा भोजन का संग्रहण करता है भी, ठीक है। कोलेन कायमा है ये लचीलापन प्रदान करता है भी। कोलेन कायमा जिसे अपन बोल सकते हैं स्थूलकोण ऊतक, ये क्या करता है, ये एक प्रकार से बोल सकते हैं अपन लचीलापन प्रदान करता है भी, लचीलापन प्रदान करता है। तो यहां पे पादपों में लचीलापन होगा तभी वो पादप है वो टूटने से बचेंगे। तो लचीलापन कौन देता है, कोलेन कायमा देता है भी। कोलेन कायमा जिसे दूसरा नाम है इसका स्थूलकोण ऊतक बोला जाता है। और ये आपका सरल स्थायी ऊतक के अंतर्गत आता है भी। पेरेन कायमा मैंने आपको बता दिया भोजन का निर्माण करता है भी। और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक कौन सा है, तो वो पेरेन कायमा है भी, ठीक है। एरेन कायमा और क्लोरेन कायमा, तो जो आपका पेरेन कायमा है ना, पेरेन कायमा के कुछ स्थानों पर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण उसे क्या बोला जाता है, क्लोरेन कायमा बोला जाता है। पेरेन कायमा के अंदर जिन स्थानों पर क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरेन कायमा बोलते हैं। और पेरेन कायमा है वो जलीय पौधों में भी पाया जाता है, जिसमें क्या है बहुत ज्यादा मात्रा में वायु भरी होती है और जो उसको क्या है पानी के ऊपर तैरने में मदद करते हैं। तो जहां पे आपका पेरेन कायमा के अंदर है वो, या फिर जलीय पौधों के अंदर जहां पे भी पेरेन कायमा पाया जाता है, तो उससे अपन क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से एरेन कायमा भी बोल सकते हैं। उसे क्या बोल सकते हैं, एरेन कायमा बोला जा सकता है। तो यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। अब सक्लेरेन कायमा है ना, ये सक्लेरेन कायमा है जिसे दर्दोतक बोलते हैं। ये मर्त होता है भी, मर्त कोशिकाओं का होता है और ये पौधे को कठोरता प्रदान करता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोल का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे फेस क्रीम है, रबड़ है, फोम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, MgOH की ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका एक प्रकार से सोल का उदाहरण है। अब सोल बनता कब है, सोल बनेगा जब आप द्रव के अंदर है वो ठोस मिलाओगे।
द्रव के अंदर ठोस मिलाओगे तो यहां पे क्या बनेगा आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे फोम बनेगा, सोल बनेगा भी, सोल। ठीक है, सोल कब बनता है? जब द्रव के अंदर है वो ठोस मिलाया जाता है तो सोल बनता है। और इसका अन्य उदाहरण है एक प्रकार से शक्कर, पानी के अंदर शक्कर मिलाना, वो भी क्या है एक प्रकार से सोल का ही उदाहरण है। पानी के अंदर नमक मिलाना और धातुओं का विलयन, ठीक है, रंग, कोशिका द्रव्य, ये किसके उदाहरण है? तो ये आपके सोल के ही उदाहरण है भी। फेस क्रीम किसके अंदर आती है भी? फेस क्रीम है वो आपका पायस, या फिर अपन बोल सकते हैं भी इमल्सन के अंदर, पायस या इमल्सन के अंदर है वो आपकी फेस क्रीम आती है भी। ठीक है, रबर किसके अंदर आता है? तो रबर है वो आपका ठोस फॉर्म के अंदर आता है भी, ठोस फॉर्म के अंदर रबर हो गया और प्यूमिस हो गया, स्पंज हो गया, ये ठोस फॉर्म के अंतर्गत आती है। ठोस फॉर्म की कंडीशन कब बनती है? जब ठोस के अंदर गैस मिला दे, ठोस के अंदर है वो गैस मिला दे तब बनती है ठोस फॉर्म की कंडीशन। और ठोस फॉर्म में रबर, प्यूमिस और स्पंज, ये तीन ही आते हैं भी। ठीक है, और फॉर्म की कंडीशन कब बनती है? जब द्रव के अंदर है वो एक प्रकार से बोले गैस मिला दे, द्रव के अंदर गैस मिला दे तो कौन सी कंडीशन बन जाएगी? फॉर्म। और यहां पे सेविंग क्रीम है ना, सेविंग क्रीम, ये इसी में आती है फॉर्म के अंतर्गत। चीजें समझ में आई क्या? तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो धातुओं का जो विलयन है वो किस में आता है? तो वो आपका सोल के अंतर्गत आता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का एक अभिलाक्षणिक गुण है? द्रव का अभिलाक्षणिक गुण है तो वो है इसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार है वो निश्चित नहीं होता। ये द्रव का एक प्रकार से अभिलाक्षणिक गुण है, बिल्कुल सही बात है। यानी इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार है वो निश्चित नहीं होता। द्रव को जिस बर्तन में डाला जाए वो उसी का ही क्या कर लेता है भी, आकार ग्रहण कर लेता है। तो आकार इसका निश्चित नहीं है, आयतन इसका निश्चित है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निलंबन का उदाहरण नहीं है? निलंबन विलयन एक क्या है आपका? अस्थायी विलयन है भी, ये अस्थायी विलयन है। ठीक है, अस्थायी कंडीशन है। और निलंबन विलयन के अंतर्गत है वो अपन कणों को नग्न आंखों से देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसका जो साइज होता है वो 1000 नैनोमीटर से ऊपर होता है भी, 1000 नैनोमीटर से ऊपर होता है। और निलंबन के अंदर क्या होता है? निलंबन के अंतर्गत क्या आता है भी, जो कण एक प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में पानी के अंदर अगर अपन मिट्टी मिला दें तो निलंबन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और निलंबन के अंदर है वो प्रकाश का मार्ग दिखाई दे सकता है, प्रकाश का मार्ग है वो इसके अंदर दिखाई दे सकता है। तो निलंबन एक अस्थायी विलयन है, कणों को नग्न आंखों से देख सकते हैं और कणों का जो साइज है वो 1000 नैनोमीटर से ऊपर होता है भी। तो जैसे जल में दूध की कुछ बूंदे, जल के अंदर दूध की कुछ बूंदे हैं, ये अपना कोलाइडल विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा, निलंबन का नहीं है ये। ठीक है, और जल में चीनी का घुलना, तो ये आपका एक प्रकार से विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा भी। जल में तेल है, ये आपका विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। जल में चाक का चूर्ण जो कि अलग अलग होता है भी, जिसको अपन क्या है नग्न आंखों से देख सकते हैं। और जल में चाक का जो चूर्ण है वो पूर्ण रूप से घुलता भी नहीं है, ये विषमांगी मिश्रण है। और जैसे ही सूर्य का जो प्रकाश है, प्रकाश की जो किरणें हैं वो चाक से टकराएगी तो ये चाक है वो उन किरणों को प्रकीर्णित कर देगा। ठीक है ना, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर कंप्लीट किया है। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। और जैसा कि आपको पता है भी 40 प्रश्न आते हैं भी इसके अंदर, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर साइंस के 40 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक पेपर
अपन इसी तरीके से कवर करने वाले हैं। अभी क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो दिल से लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें भी। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट ऐप एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।